तो हमने बहुत विस्तार से ये समझ लिया है कि अनुवाद क्या है और अनुवाद के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जानेंगे कि जो अनुवादक होता है, जो अनुवाद का काम करता है, जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं, उसमें कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वह अच्छा अनुवाद कर सके। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि अच्छे अनुवाद के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि जो अनुवाद हमारे सामने है कैसे हमें यह पता चलेगा, कौन सी ऐसी बातों से हमें पता चलेगा कि यह अनुवाद उच्च कोटि का अनुवाद है या श्रेष्ठ अनुवाद है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं अच्छे अनुवादक के गुण क्या क्या होते हैं। आप सब जानते हैं कि अनुवाद एक कला तो है ही, विज्ञान की एक शाखा के रूप में भी विकसित होता जा रहा है और आज पूरे देश दुनिया में व्यापक तौर पे अनुवाद का काम चल रहा है। स्वतंत्र रूप से लोग अनुवाद करते हैं, संस्थाएं भी होती हैं जो अनुवाद का काम करती हैं। ऐसे में अनुवाद करने के लिए अनुवादक के पास गुणों का होना, उन प्रतिभाओं का, योग्यताओं का होना बहुत आवश्यक है। उसमें सबसे पहली बात है कि दोनों भाषाओं का ज्ञान होना। ठीक है, आप जानते हैं कि अनुवाद के लिए एक स्रोत भाषा होती है जिसमें सामग्री उपलब्ध होती है और दूसरी लक्ष्य भाषा होती है जिसमें अनुवाद किया जाता है। तो पहली विशेषता यह होती है कि अनुवादक को दोनों भाषाओं का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आप चाहें तो इसे आप स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा का ज्ञान भी लिख सकते हैं कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः एक भाषा में कही गई या लिखी गई बात को उसके अर्थ में परिवर्तन लाए बगैर हम दूसरी भाषा में कह देते हैं या लिख देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग प्रकृति होती है कि नहीं होती है। तो दोनों भाषाओं का ज्ञान सम्यक रूप से अगर अनुवादक को नहीं होगा तो दोनों भाषाओं की जो विशेषता है, भाषाओं की जो प्रकृति है, उससे वह परिचित नहीं हो सकेगा। और ऐसे में संभव है कि वह जो अनुवाद करे उसका अर्थ सम्यक ढंग से दूसरी भाषा में या लक्ष्य भाषा में अवतरित ना हो या स्पष्ट ना हो सके। तो जब तक अनुवादक को दोनों भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अच्छा अनुवादक नहीं हो सकता है। दोनों भाषाओं से मेरा मतलब है कि एक भाषा जिसमें अनुवाद की सामग्री दी गई है और दूसरी भाषा जिसमें अनुवाद किया जाना है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कोई एक अनुवादक है जिसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो उसे हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कोई ऐसा अनुवादक है जिसको अंग्रेजी से फ्रेंच भाषा में अनुवाद करना है, तो उसे अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए और फ्रेंच भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। स्पष्ट है बात? बिना भाषाओं के ज्ञान के उसका जो अनुवाद होगा वह अच्छा नहीं होगा और पाठक को भी वह प्रभावित नहीं कर सकेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अनुवादक की जो दूसरी विशेषता होती है वह होती है विषय का समग्र ज्ञान होना। ठीक है, आपको जब यह बताया गया कि अनुवाद के विभिन्न प्रकार होते हैं तो उसमें एक श्रेणी बताई गई, एक आधार बताया गया कि विषय वस्तु के आधार पर ही अनुवाद को हम विभिन्न भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, जैसे साहित्यिक अनुवाद, वैज्ञानिक अनुवाद, ठीक है, विधि अनुवाद है कि नहीं है, बताया गया ना सब, कार्यालय अनुवाद। तो क्या है, ये अलग अलग विषयों से संबंधित क्या है, अनुवाद है। तो मान लीजिए अगर कोई अनुवादक है जो कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक अनुवाद कर रहा है, ठीक है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वाणिज्य या बैंकिंग से संबंधित विषय की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। अगर कोई अनुवादक जो विधि, लॉ से संबंधित विषय का अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में कर रहा है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है या यह अनिवार्य हो जाता है कि उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए। अगर अनुवादक के पास विषय वस्तु की अगर अच्छी जानकारी नहीं होगी तो वह अधूरा, अपूर्ण या फिर भ्रामक अनुवाद कर देगा और अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। आगे बात समझ में? उदाहरण के लिए कि बैंकिंग सेक्टर जो कि किस अनुवाद के तहत आता है, वह आएगा वाणिज्यिक अनुवाद। ठीक है, उदाहरण के लिए बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही प्रचलित शब्द है सिक्योरिटी। ठीक है,
तो सिक्योरिटी का अगर आप अनुवाद करें या कोई भी सामान्य व्यक्ति अनुवाद करेगा तो वह क्या करेगा, सुरक्षा कर देगा, ठीक है, सुरक्षा ही होगा ना, ठीक है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इसका अर्थ सुरक्षा नहीं होता है, इसका अनुवाद सुरक्षा के अर्थ में नहीं लगाया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में इसका अर्थ होता है प्रतिभूति। प्रतिभूति कहते हैं बैंकिंग सेक्टर में जमानत के लिए जो राशि रखी जाती है, यह होता है बैंकिंग सेक्टर में सिक्योरिटी का अर्थ होता है प्रतिभूति, यानी कि जमानत के लिए जो पैसा जमा किया जाता है, जो राशि रखी जाती है, वह होती है सिक्योरिटी। तो देखें विषय का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं है। अगर वह व्यक्ति विषय को जानता होगा, बैंकिंग सेक्टर के विषय को जानता होगा, तो वह क्या करेगा, सुरक्षा के बजाय इसका अनुवाद क्या करेगा, प्रतिभूति करेगा, ठीक है। वैसे ही कानून से संबंधित विषय हो गए, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुवादक जिस विषय का अनुवाद कर रहा है उसके बारे में उसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। अनुवादक की जो तीसरी विशेषता होती है तो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है स्वतंत्र विचार शक्ति, ठीक है। जब विशेष तौर पे साहित्यिक अनुवाद या भावानुवाद जब अनुवादक कर रहा होता है तो उसको स्वतंत्र ढंग से विचार करने की शक्ति, सामर्थ्य या प्रतिभा होनी चाहिए, ताकि एक स्रोत भाषा में जो साहित्य है या स्रोत भाषा में जो मूल पाठ है उसको बेहतर ढंग से भाव और अर्थ और विषय वस्तु के साथ लक्ष्य भाषा में कैसे स्थानांतरित किया जा सके, लक्ष्य भाषा में कैसे हूबहू उतारा जा सके, इसके लिए उसको स्वतंत्र ढंग से विचार करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। यानी कि कलात्मक सूझबूझ या कलात्मक प्रतिभा अनुवादक के भीतर होनी चाहिए। लकीर के फकीर अगर बने रहेंगे तो श्रेष्ठ और उच्च कोटि का अनुवाद नहीं हो सकेगा। और स्वतंत्र विचार शक्ति से मतलब है कि राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जिस भी विषय से जुड़ा हुआ अनुवाद हो उस संबंध में वह ठीक से विचार विमर्श कर सके, ठीक से चिंतन कर सके और स्रोत भाषा में जो पाठ है उस विषय वस्तु को बहुत बेहतर ढंग से संजीदगी के संग साथ लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित कर सके, ताकि पाठक को यह पता ही नहीं चले कि यह अनुदित कृति है या स्वयं में अपनी एक रचना है। बड़ी बात यह होती है जब पाठक को पता ही नहीं चले कि वह कोई अनुदित कृति पढ़ रहा है, तब अनुवाद की श्रेष्ठता समझनी चाहिए कि वह स्वतंत्र विचार करके अनुवादक ने बेहतर ढंग से अनुवाद किया है, ताकि पाठक को अनुवाद का पता भी नहीं चल पा रहा है। अनुवादक की चौथी बड़ी विशेषता होती है कि उसे आंचलिक प्रभावों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आंचलिक प्रभाव से मतलब होता है कि किसी अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष की भाषा या बोली का प्रभाव साहित्य में देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र की कोई कहानी लिखी गई है, ठीक है, तो उसमें जो पात्र होगा संभव है कि बहुत बार वह पहाड़ी भाषा या पहाड़ी बोली या पहाड़ी शब्द का प्रयोग करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अनुवादक को यह मालूम होना चाहिए कि जो शब्द पात्र कर रहा है रचना में, कहानी में या उपन्यास में या नाटक में, उसका संदर्भ क्या है, वह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो उसका अनुवाद करते समय वह उस परिस्थिति का, उस संदर्भ का विशेष ध्यान रखे। इसलिए भाषा ज्ञान तो महत्वपूर्ण है ही, इसलिए अनुवादक जिस भाषा में सामग्री उपलब्ध है उस भाषा के या उसके आंचलिक प्रभावों को ठीक से समझे और साथ ही साथ लक्ष्य भाषा में उसे अच्छे से क्या कर सके, रूपांतरित कर सके, उसके अर्थबोध के साथ प्रकट कर सके। यह गुण भी अनुवादक में होना चाहिए, ठीक है। अनुवादक में पांचवा गुण होना चाहिए, वह है धैर्य और श्रम। अनुवाद जल्दबाजी का काम नहीं है, ठीक है, कि अचानक से आपने मूल कृति को, स्रोत भाषा में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को देखा, ठीक है, और तुरंत अनुवाद करने बैठ गए। अनुवादक को चाहिए कि वह धीरज के साथ जिस कृति का अनुवाद करना है उसे बार बार पढ़े, बार बार समझे और पूरी तरह से अपने भीतर उसे उतरने दे, उस रचना को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर ले। इसके लिए उसको धैर्य की आवश्यकता होती है। और श्रम, जब वह उसका अनुवाद करे तो बार बार अपने अनुवाद को देखे, समझे, आवृत्ति करे और जहां तक संभव हो सके उसमें सुधार कर सके। तो इसलिए अनुवादक में धैर्य और श्रम भी आवश्यक होता है, ठीक है।
ताकि धैर्य और श्रम का साथ लेकर के अधीरता में किया गया जो अनुवाद है, जल्दबाजी में जो किया गया अनुवाद है, वह कभी भी अच्छा अनुवाद नहीं होता है। और उसके बाद उसमें जो गुण है वह है रुचि, कि अनुवादक जिस विषय का अनुवाद कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से क्या कर सके, रुचि ले सके। ठीक है, और रुचि के साथ किया गया अनुवाद है। आप इस बात को समझते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपनी रुचि के अनुसार कोई काम करते हैं तो वह काम आप क्या करते हैं, बेहतर करते हैं। बिना मन से आप कोई काम करते हैं तो वह काम आप बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो अनुवादक वह हो जिसको अनुवाद के काम में क्या हो, आनंद आए, रुचि ले सके। तो ये सारे गुण एक अच्छे अनुवादक में होने चाहिए, और ये अगर गुण एक अच्छे अनुवादक में है तो उसका अनुवाद क्या होगा, उच्च कोटि का होगा या श्रेष्ठ कोटि का अनुवाद माना जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे समझ में कि एक अच्छे अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि अच्छे अनुवाद के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे अनुवाद के गुण क्या है या लक्षण क्या है। ठीक है, तो अच्छा अनुवाद, सबसे पहला गुण या लक्षण यह हुआ कि अच्छा अनुवाद वह अनुवाद हुआ कि जिसको पढ़ते हुए यह लगे ही नहीं कि यह अनुवाद है। आई बात समझ में। अब आप कह रहे होंगे कि यह विरोधाभासी बात है तो अनुवाद, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो जिस अनुवाद को पढ़ते हुए मूल कृति का आनंद प्राप्त हो, क्या हो, मूल कृति का आनंद प्राप्त हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अनुवाद इसलिए नहीं लगता है कि इसको पढ़ते हुए मूल कृति का आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कहानी है हिंदी में, ठीक है, इसका अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में। ये इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई कहानी है अंग्रेजी में, ठीक है, और इसका अनुवाद कर दिया गया है हिंदी में। ठीक है, यह कहानी है। ठीक है, अब आप इस हिंदी कहानी को पढ़ रहे हैं और हिंदी कहानी को पढ़ते हुए आप बिल्कुल मग्न हैं, आनंदित हैं, आपको जरा भी एहसास नहीं हो रहा है कि यह किसी और कहानी को क्या कर दिया गया है, हिंदी में बदल दिया गया है। आई बात समझ में। यह अनुवाद की सबसे बड़ी सफलता होती है, जहां पाठक यह भूल जाए कि वह अनुदित रचना को पढ़ रहा है। आई बात समझ में। तो पहली विशेषता यह होती है। ठीक है, अच्छे अनुवाद की दूसरी विशेषता, लक्षण या गुण यह होता है कि मूल कृति में या स्रोत भाषा में जो पाठ्य सामग्री है उसकी वस्तु स्थिति, उसके विषय वस्तु को, उसकी संवेदना को ठीक ढंग से लक्ष्य भाषा में क्या किया जा सके, स्थानांतरित किया जा सके। ठीक है, अब मूल भाषा में कोई कहानी है, स्रोत भाषा में कोई कविता है, तो उस कविता का अपना एक विषय है, विषय वस्तु है ना, किस विषय पे वह कविता या कहानी किस विषय वस्तु पे है। तो जो भी विषय वस्तु है या भाव है या विचार है वह पूरी तरह से लक्ष्य भाषा में क्या हो जाना चाहिए, स्थानांतरित होना चाहिए। तभी हम यह मानेंगे कि यह एक अच्छा अनुवाद है। तात्पर्य यह है कि स्रोत भाषा या मूल भाषा में जो अनुवाद की सामग्री है उसके विषय वस्तु में, उसके विचार में और उसकी संवेदना में परिवर्तन नहीं हो। अनुवाद आपने किया और असली कृति तो कितनी शानदार है, बहुत अच्छी है, ठीक है, पर जब अनुवाद हुआ तो लगा कि यार ये तो मजा ही नहीं आ रहा है, इसमें तो वो बात ही नहीं है। क्यों वो बात नहीं है कि जो इमोशन है या जो विषय वस्तु है या जो विचार है वह उस तरह से इस रचना को पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है जो वास्तविक रचना में है, तो वह अच्छा अनुवाद नहीं माना जाएगा। अच्छा अनुवाद वही माना जाएगा या अच्छे अनुवाद का गुण वही है जो मूल भाषा में, स्रोत भाषा में जो विषय वस्तु है उसके भाव, विचार सब कुछ क्या हो सके, लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित हो सके। स्पष्ट है। अच्छे अनुवाद की तीसरी विशेषता होती है कि अभिव्यंजना शक्ति की पहचान का होना। अभिव्यंजना शक्ति की पहचान से तात्पर्य है कि जो दो भाषाएं उपलब्ध हैं, जो दो भाषाएं जिनका उपयोग होना है अनुवाद में, एक स्रोत भाषा जिसमें पाठ्य सामग्री है और एक लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद होना है, तो अलग अलग भाषा की क्या होती है, प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग,
इत्यादि अलग अलग होते हैं। तो अनुवादक को चाहिए कि उच्च कोटि का जो अनुवाद हो उसमें दोनों भाषा की प्रकृति और अभिव्यंजना को ठीक से सूझबूझ करके उसको प्रकट किया गया हो। जैसे कि मान लीजिए अज्ञेय की कविता है, ठीक है, कलगी बाजरे की, ठीक है, या कोई और भी कविता आप ले लें, तो उस कविता की अपनी एक अभिव्यंजना है कि नहीं है? और वो अभिव्यंजना क्यों है? क्योंकि हिंदी भाषा की अपनी एक ताकत है, अपनी एक प्रयोग धर्मिता है। तो अनुवादक को भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को समझ करके अनुवाद जब वह करे तो अनुवाद में भी वह अभिव्यंजना शक्ति दूसरी भाषा के हिसाब से प्रकट होनी चाहिए। यानी कि इस भाषा में जो अभिव्यंजना शक्ति आ रही है और अर्थ दे रही है, दूसरी भाषा में जब वह अर्थ आए तो उसी अभिव्यंजना शक्ति के साथ प्रकट हो, वह अच्छा अनुवाद कहलाता है। आई बात समझ में? इसका एक उदाहरण देता हूं अभिव्यंजना शक्ति का। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, टू गिव ब्लैंक चेक, ठीक है। तो सामान्यतः अगर भाषा की अभिव्यंजना को आप नहीं समझेंगे, ठीक है, तो आप इसका अनुवाद कर देंगे खाली चेक देना, ठीक है ना, खाली चेक देना, ठीक है, या खाली चेक देना या कोरा चेक देना। अगर टू गिव ब्लैंक चेक अगर आप इसका अनुवाद करेंगे तो होगा खाली चेक देना या कोरा चेक देना, जो कि इसका अर्थ नहीं है। इसकी सही अभिव्यंजना क्या होती है? पूरी छूट देना, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री छोड़ देना, इसका अर्थ होता है पूरी छूट देना। तो अगर आपको अभिव्यंजना शक्ति के बारे में पता नहीं होगा तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवाद, अच्छा अनुवाद वह हो सकता है जिसमें अभिव्यंजना शक्ति की पहचान साफ तौर पे दिखाई देती है। स्पष्ट है बच्चे? ठीक है। अच्छे अनुवाद की अगली विशेषता होती है कि वह अनुवाद सहज और सरल होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कोई कहानी है, अब उसको जब आप हिंदी में अनुदित कर रहे हैं तो सहजता से या सरलता से वह समझ में आ जाना चाहिए। आपको मालूम है कि एक एक शब्द के लिए कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कि कमल है, ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो गया? राजीव, अरविंद, है कि नहीं है? ठीक है, सरोज इत्यादि और भी, चलज। तो मान लीजिए लोटस आया है अंग्रेजी की किसी कहानी में, ठीक है ना, लोटस आया है ना, मतलब कमल, ठीक है। तो अब उसका अनुवाद क्या करना है आपको? अगर आप वहां राजीव लिख देंगे, आप अरविंद लिख देंगे, आप जलज लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? बोझिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा लगेगा कि कमल की जगह राजीव कोई आदमी तो नहीं है, कोई व्यक्ति तो नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बात यह बस इतनी सी है कि हम शब्द प्रयोग करते समय, वाक्य प्रयोग करते समय इस बात की सावधानी रखें कि अनुवाद इतना सहज और सरल हो कि आसानी से पाठक को क्या हो जाए? समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे अनुवाद का जो पांचवा लक्षण या पांचवा गुण है वह है बोधगम्यता और निकटता, ठीक है। बोधगम्यता मतलब जो आसानी से समझ में आ सके, बोधगम्य हो सके। और निकटता का मतलब यह है कि एक भाषा में, निकटता का अर्थ है कि एक भाषा में जो विचार है, भाव है, ठीक है, वह दूसरी भाषा में जब स्थानांतरित हो तो इसके बिल्कुल निकट हो, ठीक है ना, या इस जैसे हो, इसी भाव जैसा हो, विचार जैसा हो। कई बार यह संभव नहीं हो पाता है कि भाषा की अपनी एक जटिलता होती है, भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, किस सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक संदर्भ को अनुवाद मूल रचना की गई है, तो उसको जब हम स्थानांतरित करते हैं तो ज्यादातर प्रयास यह होना चाहिए कि वह बिल्कुल निकट हो इस भावबोध के और आसानी से समझ में आ जाने वाला हो। उस तरह का अनुवाद श्रेष्ठ अनुवाद माना जाएगा, यानी कि बोधगम्यता और निकटता भी अच्छे अनुवाद के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो अनुवाद के जो विशिष्ट लक्षण हैं वो 5 लक्षण आपको बताए गए हैं, ठीक है। इन लक्षणों के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि कोई अनुवाद अच्छा कहा जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हमने दोनों बातें समझ ली,
अच्छे अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए और अच्छे अनुवाद के क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। अब यह प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि अनुवादक की अर्हता योग्यता पर प्रकाश डालें या अनुवादक और अच्छे अनुवाद और अच्छे अनुवादक की योग्यता या उसके लक्षणों पर प्रकाश डालें, तो आपने अनुवादक के क्या क्या गुण और विशेषता होनी चाहिए वह बता देंगे आप, और अच्छा अनुवाद हम किसे कहते हैं उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं जो हमने बातचीत की, तो वो आप बता देंगे तो हो जाएगा कि यह अच्छा अनुवाद कहा जा सकता है। जैसे आप अच्छे बच्चे कहे जा सकते हैं, है कि नहीं है?